प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया की ताजा स्थिति पर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से की बात। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, हिंसा और आम लोगों की मौत पर जताई गहरी चिंता। मामले का जल्द समाधान निकालने पर दिया जोर। इजराइल ने गजा पट्टी में तेज की बमबारी, हमास की कई सुरंगों और कमांड को ध्वस्त करने का दावा। इजराइल ने कहा 222 लोग अब भी हैं हमास के कब्जे में। मिस्र के रास्ते मानवीय सहायता की तीसरी खेप पहुंची गजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA प्रमुख ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। भारत और IAEA के बीच स्थायी साझेदारी बढ़ाने पर जोर। भारत की नेट जीरो प्रतिबद्धता को लेकर परमाणु ऊर्जा भूमिका के विस्तार के तरीकों पर भी चर्चा। चुनाव प्रचार की बढ़ती रफ्तार के बीच विपक्षी गठबंधन में गहराई दरार। अखिलेश के बयान से गठबंधन की बिखरी गांठ। कहा इंडी गठबंधन नहीं, PDA पर रहेगा फोकस। NDA ने फिर बताया स्वार्थ का गठबंधन। ठंड की दस्तक के साथ दमघोंटू हवा से दिल्ली NCR के लोग परेशान। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने के बावजूद पिछले कई दिनों से वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के 8 स्पॉट को बताया जिम्मेदार। नहीं रहे महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी, 77 साल की उम्र में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, खेल मंत्री समेत कई गणमान्य हस्तियों ने जताया गहरा शोक। एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। कई इवेंट्स में एक से ज्यादा पदक जीतकर भारतीयों ने जमाई धाक। प्रधानमंत्री ने एथलीटों को दी बधाई। नमस्कार, DD न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से फोन पर बात की। PM मोदी ने सोशल मीडिया X पर बताया कि जॉर्डन के महामहिम किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बात की। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। हमने आतंकवाद, हिंसा और आम नागरिकों की मौत को लेकर गहरी चिंता साझा की। सुरक्षा एवं मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी के साथ नई दिल्ली में बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट X पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन मुक्त भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका बढ़ाने के लिए नए आयाम तलाशने के बारे में बातचीत हुई। साथ ही अल्प विकसित और विकासशील देशों में भोजन, स्वास्थ्य, जल शोधन और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने जैसे क्षेत्रों में परमाणु प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन का विस्तार करने के बारे में भी चर्चा हुई। देश की राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। ऐसे हालात में लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस सब के बीच दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली के 8 स्थानों पर स्थानीय कारणों से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता और भी खराब होने का अनुमान जताया है। ये 4 तस्वीरें दिल्ली NCR की हैं और ये बताने के लिए काफी हैं कि एक बार फिर राजधानी दिल्ली और इसके आसपास की हवा जहरीली होती जा रही है। धुंध की चादर फैलने लगी है और लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। बीते 6 अक्टूबर से प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली NCR में GRAP का पहला चरण लागू कर दिया गया था, लेकिन अब AQI के 300 के पार चले जाने के बाद दिल्ली NCR में ग्रेप स्टेज 2 लागू कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP को 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला चरण AQI 201 से 300 यानी खराब होने पर लागू किया जाता है। दूसरा चरण AQI 301 से 400 होने पर, तीसरा चरण AQI 401 से 450 होने पर और चौथा चरण AQI 450 से ज्यादा यानी गंभीर से भी ज्यादा होने पर लागू किया जाता है। दूसरे चरण के तहत उठाए जाने वाले कदमों में व्यक्तिगत वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से पार्किंग शुल्क बढ़ाना और CNG या फिर इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है।
इस बीच दिल्ली में तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण खत्म करने के उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सोमवार को एक बैठक बुलाई। मेट्रो को आज ये डायरेक्शन दिया गया है कि जहां पर वो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है मेट्रो की, जहां 7-8 मिनट है, उसे घटा करके 5 से 6 मिनट पे लाया जाए। वहीं भाजपा ने आप सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि प्रदूषण को कम करने को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार गंभीर नहीं है। पूरे साल इनकी प्रदूषण के लेकर लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग नहीं होती। जब भी प्रदूषण का सर्दियों में मौसम आता है तब एक बैठक बुलाकर इतिश्री कर ली जाती है। अधिकारियों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि वो मीटिंग में नहीं आए। वहीं प्रदूषित हवा में सांस लेने से आम लोगों को भी काफी परेशानी होने लगी है। पॉल्यूशन लेवल तो बढ़ गया है, साइकिलिंग के लिए सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता अगले कुछ दिनों तक अत्यंत खराब रहेगी। हालांकि विभाग का कहना है कि ग्रैप 2 लागू हो जाने से आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में और सुधार होगा। शनिवार को ही ग्रैप स्टेज 2 इम्प्लीमेंट कर दिया था कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी ने। उसके बाद से शायद ऐसा अनुमान है कि उसका इफेक्ट रहेगा और एयर क्वालिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। हर साल लगभग इसी समय दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर स्थिति काफी नाजुक हो जाती है। प्रदूषण की वजह से न सिर्फ पहले से बीमार लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, बल्कि युवाओं में भी कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। मौसम विभाग का भी कहना है कि तापमान में गिरावट और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन के कारण दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता अगले कुछ दिनों तक अत्यंत खराब रहेगी। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को प्रदूषण से बचकर रहने की जरूरत है। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के विवाद पर माना जा रहा था कि दोनों ओर से अब कोई प्रतिक्रिया और टिप्पणी नहीं आएगी। इसके साथ ही गठबंधन को लेकर बातचीत पटरी पर दोबारा लाने की कोशिश होगी। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नए बयान ने कुछ और ही संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अगर गठबंधन अभी प्रदेश स्तर पर नहीं हुआ तो फिर बाद में भी नहीं होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये रुख कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी के समान है। अब इंडी गठबंधन नहीं, पीडीए विपक्षी गठबंधन की जो कवायद राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी, पर अब मध्य प्रदेश चुनाव में गठबंधन की गांठ बिखरती दिख रही है। कांग्रेस और सपा के बीच कभी गर्म और कभी नरम रुख के बीच अखिलेश यादव ने भी फोकस इंडी गठबंधन से हटाकर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फ्रंट पर कर दिया है। समाजवादी पार्टी का रुख कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी के समान है। मेरे साथी पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना, और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अन्य दलों के नेता भी इंडी गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बता रहे हैं। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने कहा है कि इंडी गठबंधन में लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। गठबंधन लोग करते हैं, ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, सच तो यही है। उसका कारण है न चलने का कि अलग अलग विचारों के लोग इकट्ठा हुए हैं और सब लोग परेशान हैं। सबको सीटों की बड़ी ख्वाहिश है कि हम सब सीटें हम ही लड़ें। इससे यही वजह है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अब तक 33 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने पार्टी की मध्य प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल को सिंगरौली से चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस तरह आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में अब तक 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन पूरी तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। उधर कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद से नाराज दावेदारों और उनके समर्थकों में असंतोष बना हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि नर्मदापुरम, सिवनी, मालवा और रामपुर बाघेलान सीटों पर घोषित कांग्रेस उम्मीदवारों को बदला जाए। कांग्रेस ने असंतोष को खत्म करने की रणनीति बनाई है, लेकिन रूठों को मनाना मुश्किल हो रहा है। उम्मीदवारों की सूची जारी किए जाने के बाद कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। कमलनाथ जी ने तो कुर्ता फाड़ने की नसीहत कर दिग्विजय सिंह जी को लेकर दी और दिग्विजय सिंह जी के कुर्ते फाड़ने की बात कही, लेकिन कार्यकर्ता अतिशयोक्ति में आ गए, सिर्फ डपल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कमलनाथ जी के बंगले को घेरे हुए हैं। इस समय षड्यंत्र जो अंदरूनी राजनीति इनके अंतर कलह मची थी वो सड़कों पर आ गई है।
फॉर्म 12D की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। आयोग ने इस बार नई पहल करते हुए 80 साल से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी है। मध्य प्रदेश में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 11 लाख से अधिक है। ब्यूरो इनपुट के साथ भोपाल से डीडी न्यूज के लिए अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड द्वारा सहकारी निर्यात पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भाग लिया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि हमारी नई व्यवस्था में सहकारिता के माध्यम से जो निर्यात होगा, उस निर्यात में जो हिस्सा किसान का होगा उसमें उसे सीधा 50% लाभ मिलेगा। निर्यात लिमिटेड द्वारा आयोजित सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकार से समृद्धि के तहत देश में निर्यात से उन्नति का रास्ता तय किया जा रहा है। हमारी सरकार अधिक से अधिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को आगे बढ़ा रही है। देश की जीडीपी में कृषि का 15% योगदान है, जबकि इससे जुड़ी आबादी 60% है। इसलिए इस बड़ी आबादी को विकास के मार्ग में शामिल करना होगा और इसके लिए रास्ता सहकारिता ही है। और जब मैं कहता हूं देश की सहकारिता को मजबूत करना, तब समग्र कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, कृषि पर निर्भर आबादी और समग्र ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करता हूं। मैं कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों की जीडीपी में योगदान 15% है, 15% है और आबादी लगभग 60% है। कोई देश 60% आबादी को इग्नोर कर अपने अर्थतंत्र को मजबूत नहीं कर सकता। कार्यक्रम में भाग लेते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सहकार से समृद्धि को पूरा करने में हम सबका योगदान है और इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, खासतौर से निर्यात के क्षेत्र में। आज खाद्य और कृषि पदार्थ सबसे ज्यादा भारत के निर्यात में योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारे किसानी क्षेत्र में हमारे हथकरघा, हमारे हस्तशिल्प, ये सभी जो लोग देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं, इन सभी के लिए बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान NCEL के लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही सहकारिता मंत्री द्वारा NCEL के सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इजराइल हमास संघर्ष थमने के फिलहाल कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बीच इजराइल ने गजा पर हमलों को तेज कर दिया है। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमलों में हमास के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष की लपटें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले लगातार जारी हैं। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान शुरू होने के बाद पिछली रात को सबसे भीषण हवाई हमले हुए। इजरायली सेना हमास के 320 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर रही है। हमास की पनाहगाह वाली सुरंगों, दर्जनों कमांड और लुक आउट पोस्ट को ध्वस्त करने की बात कही जा रही है। हमास के आतंकी हमले के बाद शुरू हुई इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं। उधर इजरायली सेना ने गाजा में लापता लोगों और बंधकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जमीनी छापेमारी का भी दावा किया है। रात के दौरान टैंक और जमानी सेना बलों द्वारा छापे मारे गए। ये आतंकियों के दस्तों के ठिकाने जो युद्ध की तैयारी कर रहे थे। लापता लोगों और बंधकों के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए भी ये छापे अहम रहे। इजराइल ने एक बार फिर बंधकों का नया आंकड़ा जारी करते हुए इसे 222 बताया है। पिछले कई दिनों से इजरायली सेना गाजा से लगी सीमा को पूरी तरह से घेरे हुए है, लेकिन अभी भी हमास के खिलाफ जमीनी आक्रमण शुरू नहीं किए गए हैं।
संघर्ष की आग इजराइल लेबनान सीमा पर भी भड़की हुई है। इजराइल ने लेबनान सीमा में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल का दावा है कि यहां से हिजबुल्लाह उसकी सीमा में एंटी टैंक मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा था। इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह ईरान के शहर पर उसकी सीमा में हमलों को अंजाम दे रहा है। वहीं दक्षिण इजराइल के कई इलाकों में हमास के रॉकेट हमलों में ध्वस्त इमारतों का मलबा अब साफ किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। हमने ऐसा कहीं नहीं देखा था। मैंने अपने जीवन में सब देखे हैं, आपदाएं देखी हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मिस्र के रास्ते गाजा में मानवीय सहायता की तीसरी खेप पहुंचने की खबर है। बताया जा रहा है कि कुछ और ट्रक राफा क्रॉसिंग से गाजा में दाखिल हुए हैं। संघर्ष शुरू होने के बाद 21 अक्टूबर को पहली बार 20 ट्रक मानवीय सहायता लेकर गाजा में प्रवेश किए थे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, तेल अवीव। भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बीच एक बुरी खबर आज सामने आई। 77 साल की उम्र में पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया। 1970 के दशक में स्पिन गेंदबाजी की प्रसिद्ध चौकड़ी का हिस्सा रहे बिशन सिंह बेदी अब हमारे बीच नहीं रहे। भारतीय दिग्गज स्पिनर के निधन से क्रिकेट जगत पूरी तरह शोक में चला गया है। भारतीय टेस्ट इतिहास के बेहतरीन स्पिनर्स में से एक बिशन सिंह बेदी का 77 साल की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। दिग्गज लेफ्ट आर्म स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने भारत के लिए 67 टेस्ट खेले और उनमें 266 विकेट चटकाए। वहीं उन्होंने भारत के लिए 10 वनडे खेले और 7 विकेट लिए। बिशन सिंह बेदी भारत के स्पिन गेंदबाजी में आई क्रांति का अभिन्न अंग थे। इरापल्ली प्रसन्ना, बीएस चंद्रशेखर और एस वेंकट राघवन के साथ उनकी स्पिन चौकड़ी ने भारत को पहली वनडे जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1975 के विश्व कप में उन्होंने ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ 12 ओवर में 8 मेडन के साथ 6 रन देकर 1 विकेट लेने का यादगार प्रदर्शन किया था। उन्होंने किसी विश्व कप मैच में 8 मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 1969 में कोलकाता टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 98 रन देकर 7 विकेट लिए थे। यह एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। वहीं 1977-78 में पर्थ के मैदान पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 194 रन देकर कुल 10 विकेट झटके। उन्होंने टेस्ट में इकलौता अर्धशतक 1976 में कानपुर टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया। बिशन सिंह बेदी ने 22 मैच में भारत की कप्तानी भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिशन सिंह बेदी के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, दिग्गज क्रिकेटर श्री बिशन सिंह बेदी जी के निधन से बेहद दुखी हूँ। खेल के प्रति उनका जुनून अटल था और उनकी शानदार गेंदबाजी ने भारत को कई यादगार जीत दिलाई। वे क्रिकेटर्स की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बिशन सिंह बेदी का निधन क्रिकेट जगत के लिए बड़ा नुकसान है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, जिन्होंने देश के लिए बहुत लंबा समय खेला भी, प्रतिनिधित्व किया, बिशन जी आज हम सब के बीच में नहीं रहे। बहुत दुखद समाचार है। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। मैं इतना ही कहूँगा, क्रिकेट जगत को एक बड़ा नुकसान बिशन सिंह बेदी जी के जाने से हुआ है। अपने रिटायरमेंट के समय बिशन सिंह बेदी 266 विकेट के साथ उस समय टेस्ट में भारत के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। वे कुछ समय तक भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर और राष्ट्रीय चयनकर्ता भी रहे। उन्होंने मनिंदर सिंह और मुरली कार्तिक जैसे प्रतिभाशाली स्पिनर्स के मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए विजयादशमी का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले 97 सालों से हर वर्ष संघ के नागपुर कार्यालय में शस्त्र पूजन किया जाता है। इसी दिन स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस भी होता है। इस वर्ष आरएसएस ने प्रसिद्ध गायक पद्मश्री शंकर महादेवन को मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925-26 में विजयादशमी यानी दशहरे के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई। तब से लेकर आज तक हर साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन करता है।
हर साल विजयादशमी के दिन पथ संचलन, ध्वजारोहण, घोष वादन, सामूहिक गीत और फिर सर संघ चालक का उद्बोधन, ये सिलसिला करीब 95 सालों से निरंतर चला आ रहा है। इस वर्ष आरएसएस ने प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इस बार भी अगर देखा जाए तो पथ संचलन की पूरी तैयारी नागपुर में की गई। इस वक्त हम डॉक्टर केशव हेगडेवार स्मारक जो है उस परिसर में, रेशिमबाग का परिसर यहाँ पे इस वक्त है और यहाँ पे देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो यहाँ पे तैयारियां की जाती है। तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा जो है स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयं संघ के कल जो है पथ संचलन शहर भर में करते हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों से जो है ये पथ संचलन गुजरता है। विजयादशमी के अवसर पर देश में शस्त्र पूजन की परंपरा रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संघ की देश भर में स्थापित हुई हजारों शाखाओं में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शिशिर शेल्लार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस बार भी नागपुर के दीक्षा भूमि पर धम्म दीक्षा समारोह आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने विजयादशमी के दिन 24 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने जहां बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो भूमि आज दीक्षा भूमि के नाम से जानी जाती है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर विश्व के कई देशों एवं भारत के राज्यों से बौद्ध अनुयायी हर साल दीक्षा भूमि नागपुर आकर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और बौद्ध धम्म की दीक्षा लेते हैं। बाबा साहेब की विरासत को आगे बढ़ाते हुए भदंत ससाई पिछले अनेक वर्षों से धम्म दीक्षा समारोह आयोजित कर रहे हैं। इस बार भी जापान, थाईलैंड, मलेशिया सहित देश विदेश के भंते शामिल होंगे। इस आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। देश भर में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। दिल्ली में भी काफी संख्या में रामलीलाएं आयोजित की जा रही हैं। पूर्वी दिल्ली स्थित बाल मंदिर स्कूल के विद्यार्थी भी इन दिनों रामलीला का मंचन कर रहे हैं। ये नन्हे विद्यार्थी अपना जो अभिनय है उसके बल पर जो अभिनय निभा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल कलाकारों को भी पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। रामलीला का हिस्सा बनकर कितने उत्साहित हैं ये विद्यार्थी, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली में रामलीलाओं की धूम है। एक ऐसा भी स्कूल है जहां स्कूली विद्यार्थी रामलीला प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगेश अरोड़ा जी। प्लानिंग तो बहुत पुरानी है, ये हमारा 24वां वर्ष है। हम लगातार 24 वर्षों से रामलीला करते चले आ रहे हैं और ये स्कूल की अध्यापिकाएं, छोटे छोटे बच्चे, ये इनका अथक प्रयास है जो ये रामलीला आज दिल्ली में इतना नाम कमा रही है। इसमें ज़्यादातर बच्चे हमारे 6, 7, 8 के मिडिल क्लासेस के बच्चे हैं और बहुत ही मन से, भाव से ये लोग करते हैं और इन पर ईश्वर की अपार कृपा है कि कोई पीछे से प्रॉम्प्टिंग नहीं। इतने बड़े बड़े, अभी मैंने आपको दिखाया, इतने बड़े बड़े इनके अपने रोल हैं जिनको ये लर्न करते हैं और उसके बाद लाइव एक्ट करते हैं स्टेज के ऊपर। इस रामलीला में 9वीं क्लास के नमन भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे हैं। कैसा लगता है जब भगवान श्री राम के अवतार में मंच पर होते हैं? बहुत अच्छा लगता है। हज़ारों में ऑडियंस आती है देखने के लिए। एक फील आ जाती है अंदर से जो भगवान के नाम में है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कभी स्त्री को किसी बुरी नज़र से ना देखा और वो एक मर्यादा के अंदर रहते थे। जैसे कि उन्होंने अपने पिता के कहने में एक ही बारी में ना बोले, सीता वनवास के लिए चल दिए। 6ठी क्लास के अक्षय चतुर्वेदी हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। कैसा लगता है? बहुत छोटी क्लास है, बहुत कम उम्र है। बहुत अच्छा लगता है कि हनुमान जी का रोल करने को मिल रहा है। बस एनर्जी आ जाती है जब भी स्टेज पर जाता हूँ ना, ऐसा लगता है साक्षात हनुमान जी आ जाते हैं अंदर। कितने बड़े भक्त थे हनुमान जी श्री राम के? बहुत बहुत, मतलब अब तो कोई हो भी नहीं सकता है ऐसा कोई भक्त। जय श्री राम। 11वीं क्लास के मान्य गोयल रावण की भूमिका में हैं। कैसा लगता है रावण के किरदार में? रावण के किरदार में मुझे सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, इसका मैं भगवान श्री राम के आगे हाथ ही जोड़ता हूं और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ही विष्णु, विश्व का, लोकों का ब्रह्मा मैं ही हूँ। दास है जिसके धनुष दानव, वह राजा मैं ही हूँ।
रामलीला का हिस्सा बनकर ये बाल मंदिर पब्लिक स्कूल के बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें रामलीला में किरदार निभाने का मौका मिला है, भगवान श्री राम के जीवन को जानने का मौका मिला है। कैमरामैन रमाकांत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की रामलीला कुमाऊं की सबसे पुरानी रामलीला मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये रामलीला 150 सालों से भी अधिक समय से आयोजित की जाती है। ये रामलीला गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस पर आधारित होती है। गीत नाट्य शैली पर आधारित ये मंचन कुमाऊं की परंपरागत गायन शैली के रूप में ही होता है, जिसमें कलाकारों के संवाद चौपाइयों में होते हैं। अल्मोड़ा में भुवनेश्वर रामलीला समिति द्वारा कर्नाटक खोला में मुख्य रामलीला के साथ महिला रामलीला का भी मंचन हो रहा है, जिसमें सभी पात्र महिलाएं ही निभा रही हैं। रामलीला कमेटी के संयोजक और संस्थापक बिट्टू कर्नाटक ने बताया कि नगर के कई स्थानों पर 200 से भी अधिक स्थानों पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जो राग, गीत और छंदों पर आधारित है। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा में भुवनेश्वर रामलीला कमेटी कर्नाटक खोला में महिला रामलीला भी आयोजित की जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक पहल है। अल्मोड़ा की रामलीला अपने आप में ऐतिहासिक है। 1860 में बद्रेश्वर से प्रारंभ हुई थी। उसके बाद पंत खोली, जिसे आज हम नंदा देवी कहते हैं, पंत खोली उससे बगल में होता था, वहाँ प्रारंभ हुई 1900 के आसपास। फिर 1918 में पांडे खोला और उसके बाद विभिन्न स्थानों में अल्मोड़ा में आज लगभग 292 स्थानों में अल्मोड़ा जनपद में रामलीलाएं हो रही हैं। टेलीविजन और इंटरनेट के ज़माने में भी अल्मोड़ा में रामलीला का जादू सिर चढ़ कर बोल रहा है। अल्मोड़ा में रामलीला की भव्यता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में पर्यटक भी रामलीला का आनंद लेने पहुंच रहे हैं और मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।